आपको ध्यान से उन्हें लेना है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नाउ रिलेशनशिप क्या है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट में, अगर हम देखें तो क्या रिलेशनशिप है, तो ध्यान से देखिए। बायोटिक होते हैं लिविंग, अबायोटिक होते हैं नॉन लिविंग। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप ये है कि एक के बिना दूसरा सरवाइव नहीं कर सकता, यानी कि नॉन लिविंग को तो कुछ चाहिए नहीं है, बायोटिक तो अपने आप वैसे ही पड़े हुए, लेकिन जितने भी बायोटिक है वो एबायोटिक के बिना अपनी लाइफ नहीं चला सकते। बिकॉज अब सपोज करो ये जितने भी बायोटिक है, प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, सॉइल चाहिए, और सॉइल क्या है, एबायोटिक है। तो इसका मतलब है कि अगर प्लांट ग्रो नहीं होंगे तो बाकी एनिमल भी जिंदा नहीं रहेंगे, बिकॉज सारे के सारे प्लांट पे डिपेंड करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। इसलिए बायोटिक और एबायोटिक के बीच में जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और इसके बिना लाइफ सर्वाइवल इम्पॉसिबल होता है, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो, पानी में रहते हो, जमीन पे रहते हो, हवा में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, इट डजंट मैटर। बात समझ में आ रही है आपको? ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। हाउ डू वी कॉन्ट्रीब्यूट टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। हम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम की जो, अब इससे भी क्वेश्चन तुम्हारा लगभग तय है। ओजोन वाला पार्ट आ गया, यहाँ से मतलब जो पॉल्यूशन वाला पार्ट है, ये एक अवेयरनेस है कि बच्चों को अवेयरनेस हो चीजों के बारे में, उस चीज से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो हाउ डू वी कॉन्ट्रीब्यूट टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, जो भी हमारे समाज या देश या कंट्रीज या वर्ल्ड में जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आपका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो यू नो डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट, इसमें हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि जो वेस्ट है उसको सही डिस्पोज ऑफ करें, जो बायोडिग्रेडेबल है उसको ऐसी जगह पे डालें जहां पे वो क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए। नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग रखें ताकि वो क्या किया जा सके, रिसाइकल किया जा सके। सो ओजोन लेयर डिप्लीशन, एक्सटिंक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ हमारी जो है खत्म हो रही है, उसका अननेसेसरी यूजेस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो है बेकार में क्या है इस्तेमाल ना करें, वेस्ट ना करें। तो ये वो सारी समस्याएं जिनमें हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और अगर हम इनमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं, ठीक है, इसको बेहतर कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं इसमें, ठीक है। एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड, जरूरत से ज्यादा पेस्टिसाइड्स अगर आप यूज करोगे तो वो केमिकल प्लांट्स के अंदर आएंगे, प्लांट से हमारी बॉडी में आएंगे, और हमारी बॉडी में जब केमिकल्स आएंगे तो आप समझ सकते हो कि दुनिया भर की बीमारियां हमें आ जाएगी। कैंसर जैसी बहुत सारी बीमारियां लोगों को इसी वजह से हो रही है, क्योंकि आज के टाइम में ऑर्गेनिक फूड नहीं है। ऑर्गेनिक मतलब पहले जो है गाय का, भैंस का गोबर डाला जाता था खेतों में, आज क्या डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, और वो सारे के सारे पेस्टिसाइड डालते हैं उनको किल करने के लिए, माइक्रोब को किल करने के लिए, और वो सारे के सारे कहीं ना कहीं हमारे उस फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में या प्लांट में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और जब हम उन्हें कंज्यूम करते हो तो हमारी बॉडी में भी आ जाते हैं, ठीक है। वीडियो ऑन कर लो रे, एक तो यहाँ वहां घर से बैठे और वहां से वीडियो ऑन करने में तुम्हें तकलीफ है। देन हमारे पास आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, उससे दुनिया भर का पॉल्यूशन, केमिकल्स, धुआं, ये सब चीजें बढ़ रही है। तो ये वो सब चीजें कि ये इन्वायरमेंटल की प्रॉब्लम है। क्या क्या है, वेस्ट डिस्पोजल है, ओजोन लेयर का डिप्लीट होना, खत्म हो रही है ओजोन लेयर, घट रही है। वाइल्ड लाइफ हमारी जो है वो उसका एक्सटेंशन हो रहा है, तबाह हो रही है, यानी कि जंगली जानवर हमेशा के लिए, जैसे टाइगर्स देख लीजिए, लॉयन देख लीजिए, बहुत थोड़े बच्चे, खत्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अननेसेसरी एनर्जी को हम वेस्ट करते रहते हैं, ठीक है। एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया है। ये सब चीजें अर्थ के ऊपर एनवायरमेंट को क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, एंड दैट इज नॉट ए गुड आइडिया, ये सही चीज नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या होती है, किस चीज को बोलोगे आप ओजोन लेयर, तो अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द अर्थ which absorb the harmful ultraviolet radiation of sun is known as what, ozone layer। उसको हम क्या कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं। अब ये बात याद रखना कि ओजोन लेयर क्या होती है। एटमॉस्फेयर की 4-5 लेयर है, आपको पता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, आइनोस्फेयर एंड सो ऑन, ऐसे करके। तो इसी में से जो पहली लेयर है, ठीक है, उसके बाद जो दूसरी लेयर आती है, दूसरी लेयर के टॉप पे, यानी कि आखिरी में टॉप पे जाके ओजोन लेयर है। ये दिखता कुछ नहीं है, बट ये एक तरीके के ऐसा फॉर्म है एटमॉस्फेयर का जहां सन से जो रेज आती है उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, और वो इतनी खतरनाक होती है कि अगर वो आके प्लांट पे, एनिमल पे या तुम्हारी स्किन पे टकरा जाए तो वो कैंसर कर देगी, जला देगी। उनको फिल्टर करता है कौन, ओजोन लेयर करती है। और ओजोन लेयर जो है, ठीक है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आया था तुम्हारे लिए, याद करो, क्वेश्चन क्या था कि जो ओजोन है वो बहुत ही पॉइजनस नेचर का होता है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए क्या है, बहुत यूजफुल है। क्यों, तो आपको ये लिखना था कि ओजोन O3 होता है, O2 ऑक्सीजन होता है, जो हमें चाहिए, O3 ओजोन का फॉर्मूला होता है। और ओजोन अगर नीचे होती लेयर में तो ये बहुत पॉइजनस होती है, अगर हम उसे इनहेल करते तो हम मर जाते हैं।
बट वो बहुत ऊपर है, वहां तक इंसानों का जाना नामुमकिन है, वो जाते ही नहीं वहां तक। इसलिए वो वहां पे क्या करती है, हमारे लिए बहुत अच्छा काम करती है, बिकॉज वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को फिल्टर करती है और हमें जो है उनके हार्मफुल इफेक्ट से प्रोटेक्ट करती है। इसलिए ये पॉइजन होने के बावजूद भी हमारे लिए क्या है, एक, ठीक है, जिसे कह सकते हो एक वरदान की तरह है। यही था क्वेश्चन तुम्हारा, इसी टॉपिक्स में से लिया गया था और बेसिक सा क्वेश्चन था वो, ठीक है। अब बढ़ते आगे। व्हाट इज ओजोन? तो ओजोन एक डेडली पॉइजन है। आ गया ना टॉपिक वही, इसको हम डेडली पॉइजन। ये देखिए O2 ऑक्सीजन होती है बेटा जो हमें सांस लेने के लिए चाहिए। अगर इस O2 के अंदर एक और, ये देखो यहाँ पे O2 एयर के अंदर पूरे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कांटेक्ट में आते ही ये जो O2 है वो एक ऑक्सीजन के साथ और कंबाइन करती है, ठीक है। और जब वो एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है तो क्या बनाती है, O3 बनाती है। बात समझ में आ रही है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में कांटेक्ट में O2 आता है तो टूट के दो ऑक्सीजन एटम बनता है। दो ऑक्सीजन एटम जब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है तो O3 बनाता है, इसी को ओजोन कहते हैं। और ये एक हायर एटमॉस्फेयर में, बहुत हायर लेवल पे एटमॉस्फेयर में, ये नीचे नहीं, राइट। और इसी वजह से ये पॉइजन होने के बावजूद भी हमारे लिए क्या है, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये देखो, ये पूरे का पूरा आपको पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड यू शुड हैव द नॉलेज अबाउट दिस, ठीक है। तो इट फॉर्म O2 और यहाँ पे ये देखिए O2 ओजोन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को फिल्टर कर रहा है और आपको जो है एटमॉस्फेयर का जो आप कह सकते हो सन की जो हार्मफुल रेडिएशन है उसको हमें उससे एक तरीके से कह लीजिए बचाता है, सेव करता है आपको, ठीक है। अब देखिए डिप्लीशन, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है धीरे धीरे। क्यों हो रहा है, मैंने अभी आपको बताया, इंडस्ट्रीज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके लिए मेन कारण माने जाते हैं। तो डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज टर्म्ड एज बट डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। जो लगातार ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो घट रही है, उसी को हम डिप्लीशन, डिप्लीशन मतलब ओजोन लेयर का, ठीक है, डिप्लीट होना, खत्म होना कहते हैं। कारण क्या माने जाते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ होते हैं, जो आप DO यूज करते हो, AC यूज करते हो, जहां पे भी कूलिंग इफेक्ट आता है उन सब में एक खास तरीके के केमिकल डाले जाते हैं जिनको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब एटमॉस्फेयर में ऊपर जा रहे हैं तो ओजोन के कांटेक्ट में आने से ओजोन को रिएक्ट करके क्या कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं, यानी कि उसको डैमेज कर रहे हैं, और इसी को ओजोन डिप्लीशन कहा जाता है। तो ये कारण है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मेन कारण माना जाता है। और ये बात आपको ध्यान देनी कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं ये इनर्ट नेचर के होते हैं, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, ठीक है। और इनकी वजह से ये बिल्कुल भी, यहाँ लिखा ना इनर्ट, मतलब रिएक्शन नहीं करते किसी भी चीज के साथ, लेकिन जब ये ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में तो ये ओजोन के साथ रिएक्शन करते हैं और उस ओजोन को डिप्लीट करते हैं, यानी कि खराब कर देते हैं। सो ये कारण आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत जरूरी है, यहाँ से सवाल आपको जरूर मिलेगा और सीधा नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, वैसे ही मिलेगा थोड़ा सा, बट टॉपिक तुम्हें समझ में आ जाए तो आप आराम से समझ सकते हो कि सवाल कहां से आया है। एंड आपका, तुम्हारी जो सबसे बड़ी समस्या मैंने देखी है वो है आप अपनी बातों को लिख नहीं पाते हो, उसको ठीक करो, उसके लिए प्रैक्टिस करो, जो भी चीज है उसको लिख के ही चेक करो, विदाउट कि आप खाली बुक लेके लर्न करके बैठ जाते हो। नहीं, आप ये सोचो कि जो कुछ मैंने लर्न किया उसको मुझे लिख के जरूर देखना है, ओके। और किसी से चेक कराओ अपने से, जहां पे भी आप पढ़ते हो कि ये मैंने लिखा है, जस्ट वॉच इट आउट कि ये क्या है। अभी देखो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल पे ये ओजोन लेयर धीरे धीरे डैमेज हो रही है, जो आपको येलो रीजन दिखाई दे रहा है। ये 1994 की जो है पिक्चर है जिसमें ये दिखाया गया है कि ओजोन लेयर किस तरीके से डैमेज हो रही है। अब आगे हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ध्यान से समझिएगा। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब जानते हो, परिणाम, रिजल्ट। अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई तो क्या होगा, स्किन कैंसर, क्योंकि वो आपकी स्किन पे आके जैसे ही वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तुम्हारी स्किन को, जहां पे भी आंख को करेगी तो रेटिना डैमेज कर देगी, ठीक है, सिर पे पड़ेगी तो बालों को जला देगी, हाथ पे, आंखों पे, जहां पे भी वो टच करेगी वहीं पे आपको प्रॉब्लम कर देगी। देखो अगर वो गलती से वो अंदर पहुंच गई और जो है वो, ये देखो ल्यूकेमिया और ब्रेस्ट कैंसर, फीमेल की बॉडी में ब्रेस्ट कैंसर का कारण बनेगी, ठीक है। इम्यून सिस्टम को हमारा वीक कर देगी, यानी कि आपको कोई भी इंफेक्शन आसानी से हो जाएगा क्योंकि आपकी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, ठीक है। प्लांट्स की लीफ को डैमेज कर देगी, तो लगभग पूरी धरती को तबाह कर देगी अगर ये ओजोन लेयर खत्म हो गई तो, ठीक है, क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इतनी ज्यादा खतरनाक है कि दे आर गोइंग टू डैमेज ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आगे बढ़ते, मेजर्स टू कंट्रोल द ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब ओजोन लेयर डिप्लीशन के कारण क्या है, किन चीजों से हम उनको ठीक कर सकते हैं, क्या क्या चीजें जिनसे हम उनको करेक्ट कर सकते हैं। तो लिमिटेड प्रोडक्शन ऑफ द CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मिनिमाइज द यूजेस ऑफ द पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड का जो यूज है वो मिनिमाइज हो रहा है, यूज ऑफ द इको फ्रेंडली हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो ओजोन, मेजर टू कंट्रोल, अगर आप चाहते हो कि ओजोन लेयर खत्म ना हो तो इन चीजों पे
क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाली जितनी भी चीजें हैं उनका हमें इस्तेमाल रोकना पड़ेगा, ठीक है। और पहले एसी के अंदर जो गैस यूज होती थी वो चेंज कर दी गई, अब वो यूज नहीं होती है। पूरी दुनिया में ऐसा किया जा रहा है ताकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को कम किया जा सके और उसकी वजह से होने वाले जो हार्मफुल इफेक्ट ओजोन लेयर डिप्लीशन का वो रोका जा सके। पेस्टिसाइड ये भी ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है, इनका भी यूज हमें कम करना पड़ेगा। इको फ्रेंडली यानी कि ऐसे प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे जो इको फ्रेंडली और जिससे एनवायरनमेंट पे किसी भी तरीके का कोई हार्मफुल इफेक्ट ना होता हो। समझ गए? अब आओ नेक्स्ट पे, डिस्पोजल की बात करते हैं। जो वेस्ट डिस्पोजल हम करते हैं, ठीक है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके के ढेर अड़ोस पड़ोस में तुम्हारे घर के आसपास या ठीक है कहीं ना कहीं मिलते हैं, और ये जो सॉलिड वेस्ट हमारे रोजमर्रा के लाइफ में इकट्ठा होता रहता है, ठीक है, उसको डिस्कार्ड करने का तरीका जनरली कुछ देशों में बेकार है या नहीं है अच्छा सा, तो उसकी वजह से पब्लिक को बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये कूड़ा भी तो पब्लिक ही पैदा करती है, तो ये चीज उन्हें देखनी पड़ेगी कि वो इन चीजों से क्या करे, ठीक है, निपटे और समझे इस चीज को, राइट। अब देखिए आगे, व्हाट कॉजेज एक्यूमुलेशन, ये सॉलिड वेस्ट किसकी वजह से होता है? सिंपल सी बात है, इतने सारे कारण है यहाँ पे। ये देखिए, आपके डोमेस्टिक वेस्ट, आपके किचन में, सीवेज में, अननेसेसरी थिंग जो आप सामान लाते हो उसका कचरा फेंक देते हो, उसकी वजह से होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो निकलता है, जैसे जहां पे कुछ जलता होगा वहां एशेस निकलती है, कोल, पेपर, रबर वेस्ट, इस तरीके की चीजें जो है इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है वो भी एक तरीके का क्या है, वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है। कम्युनिटी का मतलब है हॉस्पिटल हो गया, ऑफिस हो गए, शॉप हो गए, वहां पे दिन भर रोज कितनी दवाइयां, मेडिसिन, इंजेक्शन, ये सारा कचरा इकट्ठा होकर ये भी वेस्ट के रूप में जाता है। एग्रीकल्चरल वेस्ट हमारा अगर देखें तो जैसे मान लो अभी पराली की प्रॉब्लम थोड़े टाइम पहले थी, आपने देखी होगी, तो वो स्ट्रॉ हो गया, हस्क हो गया, फाइबर हो गया, अनाज तो निकाल लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो चीजें बचती है वो एक तरीके का वेस्ट होता है, और उसको या तो जलाया जाता है या फिर उसको ऐसे डिस्कार्ड किया जाता है, तो वो भी एक वेस्ट की समस्या है। तो ये सारी वो चीजें हैं कि कहां कहां से ये सॉलिड वेस्ट पैदा होता है। टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट की बात करें तो हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो है जो प्लांट या एनिमल से निकलता है, यानी कि जो भी वेस्ट प्लांट या एनिमल का होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, बिकॉज वो डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोजर उसे डिकम्पोज कर सकते हैं, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा होता है? ये वो वेस्ट होता है जो प्लास्टिक, मेटल्स, ठीक है, या ऐसी चीजों से बना होता है जो केमिकल नेचर की होती है, और जो सॉइल में डाल दो या कहीं पे भी डाल दो तो वो एज इट इज पड़ी रहती है और कभी, ठीक है, खत्म नहीं होती, बल्कि वो उस सॉइल को, उस जगह को क्या कर देती है, पॉल्यूट कर देती है जहां पे वो प्रेजेंट होती है, तो उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहेंगे आप, ठीक है। अब इसके बाद आगे आए ये वही जो मैंने अभी आपको बताया कि वेस्ट दैट कैन बी डिग्रेडेड टू सिंपलर एंड हार्मलेस फॉर्म, ऐसा वेस्ट जिसको डिग्रेड किया, डिग्रेड का मतलब है गलाया जा सकता है, सड़ाया जा सकता है, और उसको हार्मलेस तरीके से यूज भी किया जा सकता है, उसको डिकम्पोज करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से, जिन्हें डिकम्पोजर कहते हैं, दो थे, बैक्टीरिया और फंगस, वो उन्हें डिकम्पोज करके उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, खाद में कन्वर्ट करते हैं, यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और उसको यूज कर सकते हैं। एग्जांपल्स हमारे पास है, पेपर वेस्ट है, काउ डंग है, एक्सक्रीटा है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, वुड एक्सेट्रा, ये सारे इसके एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करते हैं, तो वेस्ट दैट कांट बी डिग्रेडेड टू सिंपलर एंड हार्मलेस फॉर्म, यानी कि वो वेस्ट जिसको हम डिग्रेड नहीं कर सकते सिंपल और हार्मलेस फॉर्म में, उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। एक्सट्रीमली स्लो और नो डिकम्पोजिशन पॉसिबल, या तो ये बहुत स्लो होता है या इसका कोई डिकम्पोज करने का कोई रास्ता होता ही नहीं है, ठीक है। प्लास्टिक है, पेस्टिसाइड है, डीडीटी इंडस्ट्री, जितने भी केमिकल्स है, मेटल्स है, प्लास्टिक है, ये सब के सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है, दे आर वेरी हार्मफुल टू एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा डैमेज इन्हीं चीजों की वजह से हो रहा है। अब आओ बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे, अवर एनवायरनमेंट में रिड्यूस, रिसाइकल, ये 3R बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी तुम्हारा 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आता है एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, व्हाट इज 3R प्रिंसिपल? 3R प्रिंसिपल यानी कि 3R, पहला R रिड्यूस, दूसरा R रिसाइकल, और तीसरा है रीयूज। तो प्रिंसिपल मतलब नियम, तो जो भी वेस्ट हमारे बनते हैं उनको कोशिश करें कि वो वेस्ट कम से कम बने, रिड्यूस करें, और अगर वो रिड्यूस नहीं हो पा रहा है तो जो वेस्ट बनता है उसको रिसाइकल करवाएं। अगर रिसाइकल नहीं हो सकता है तो हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस नहीं कर सकते, रिसाइकल की भी प्रोसेस है, तो जितना हो सके उनको रीयूज करें। जैसे आपको पता है, आप घर में कोल्ड ड्रिंक खरीद के लाते हो 2 लीटर की बोतल, तो 2 लीटर की बोतल खत्म होने के बाद उस बोतल का इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं, पानी के लिए कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टेड कि हम मार्केट से थोड़ी डिजाइनर टाइप की बोतल लाए, उनमें भी पानी भर के रख सकते हैं, वी कैन यूज इट।
तो उसको रीयूज कर रहे हैं इस तरीके से। तो रिड्यूस का मतलब है यू नो अननेसेसरी यूज ऑफ नेचुरल, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका बेकार में इस्तेमाल ना करें। रिसाइकल का मतलब है रिसाइकल एंड यूज द नेचुरल रिसोर्सेज इन डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग तरीके से उनको हम यूज करें। वेस्ट सेग्रीगेशन जो है इज मस्ट टू रिसाइकल, जो भी वेस्ट है उसको रिसाइकल करना जरूरी है, क्योंकि वो फिर रिसाइकल होकर दोबारा वो यूज करने के लायक बन जाता है और हम उसको दोबारा यूज कर सकते हैं, अदरवाइज वो हमारे एनवायरमेंट में जाके एनवायरमेंट को डैमेज करेगा। रीयूज का मतलब है जो भी रिसोर्सेज है उनको अगेन एंड अगेन बार बार उनका जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये प्रॉपर्टी देखो, रिड्यूस कुछ ऐसे कर सकते हैं, ये चीजें आपके पास जो है कि जहां पे जरूरत नहीं है उनको बिजली को जलाइए मत, ऑफ रखिए, पंखे को अननेसेसरी मत चलने दीजिए, तो ये सारे क्या है, ये रिड्यूस कीजिए, वेस्ट होने से बचाइए। रिसाइकल है, ठीक है, प्लास्टिक को पहले ही मना कर दीजिए, पेपर बैग का या कपड़े के बैग का इस्तेमाल कीजिए, और अगर प्लास्टिक यूज कर भी रहे तो उसको रिसाइकल के लिए इकट्ठा, यानी कि प्लास्टिक को फेंकिए मत, उनको इकट्ठा करके बेच दीजिए ताकि वो रिसाइकल हो सके। और रीयूज का मतलब न्यूज़पेपर है उनका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है पेपर बैग बनाने के लिए, ठीक है। ये बोटल्स वगैरह जिसमें आपका जैम आता है या कुछ और आता है, इनको हम दोबारा यूज कर सकते हैं किसी और चीज को रखने के लिए, तो ये है रीयूज। और ये वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एग्जाम में आप काफी अच्छे से उम्मीद कर सकते हो कि यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलने वाले। अब देखिए जुडिशियल यूज ऑफ द एनर्जी फॉर अवर एनवायरमेंट। जुडिशियल मतलब सोच समझकर, अगर हम अपने एनवायरमेंट को सेव करना चाहते हैं, ठीक है, या अपने एनवायरमेंट की एनर्जी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो कुछ जुडिशियल सोचे समझे तरीके हैं हमारे पास, जैसे प्रिफर स्टेयर ओवर लिफ्ट। भाई एनर्जी कैसे बचा सकते हो, आपके लिफ्ट लगी हुई है तो जरूरी है तानाशाह बन के लिफ्ट में जाना है, पैदल चल के सीढ़ियों से चले जाओ, एक तो फिटनेस अच्छी रहेगी, ऊपर से बिजली बचेगी। दूसरा है प्रेफर थंब लाइट ओवर द बल्ब, ठीक है, ट्यूब लाइट, सॉरी थंब लाइट बोल रहा हूं मैं, ट्यूब लाइट, बल्कि ट्यूब लाइट से भी अच्छी आज के टाइम में क्या है, एलईडी, वो और भी कम लाइट कंज्यूम करती है। साइकिलिंग ओवर बस, साइकिल से चलिए इंस्टेड ऑफ स्कूटी या बस से, ठीक है, क्योंकि इससे फिटनेस भी बनी रहती है और एनवायरमेंट भी आपका सेफ रहता है, क्योंकि इससे पॉल्यूशन होता नहीं, ठीक है। और अगर आपको जो है कहीं दूर जाना है तो बस का सहारा लीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लीजिए, बजाय कि आप अपने कार से जा रहे हो, ठीक है। अगर 4-5 लोग हैं तब तो कार ले जाने का मतलब है, अकेला आदमी बैठ के कार में जाने से क्या मतलब, दैट इज। तो इन सब चीजों से हम क्या कर सकते हैं, पेट्रोल डीजल बिजली ये सब चीजें हम प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास, चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म, अब आता है क्वेश्चंस हमारे पास, ठीक है, चैप्टर पूरा हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम, इनमें से कौन से ग्रुप सिर्फ बायोडिग्रेडेबल आइटम रखते हैं, यानी कि ग्रास, फ्लावर, लेदर, ग्रास, वुड, प्लास्टिक। अब प्लास्टिक आ गया तो ये नहीं है, ये नहीं है, अरे वो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुन, फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल, सिर्फ बायोडिग्रेडेबल, यही तो दिक्कत है तुम्हारी, सवाल नहीं पढ़ते तुम। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो गल जाएगा, जो बना रहेगा, प्लास्टिक तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना, फ्रूट पील, केक, ठीक है, लाइम जूस ये भी है, केक, वुड एंड ग्रास ये भी है, ये सारे हैं इसको छोड़ के। हाँ समझ में आ गई बात। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ए फूड आइटम, फूड चेन, इनमें से कौन से फूड चेन बना रहे, कौन किसको खाता है उसको फूड चेन कहते हैं ना। ग्रास, व्हीट, मैंगो ये तो नहीं है, ग्रास, गॉट, ह्यूमन, ठीक है, गॉट, काउ, एलिफेंट नहीं, ग्रास, फिश, गॉट ये नहीं, हाँ ठीक है ना। अब देखो, अब हमने ऐसे कोई क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं लर्न किए, लेकिन हमने कंसेप्ट पढ़ा है तो अक्ल आ जाती है ना अपने आप की, ये सही चीज है, क्योंकि यही चीज वहां पे समझाई गई थी। अब यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस, इनमें से कौन सी चीज जो एनवायरमेंट के लिए अच्छी है, यू नो, आप जो है कैरी द क्लॉथ बैग्स टू पुट परचेज इन व्हाइल शॉपिंग, स्विच ऑफ द अननेसेसरी लाइट एंड फैंस, वॉकिंग, ये सारे के सारे ऑल द अबव है, सारे सही है, तो ऑप्शन डी इसमें आएगा, ठीक है। उसके बाद आओ आगे, व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल, एक ट्रॉपिक लेवल पे अगर हम सारे एनिमल को मार दें तो क्या होगा, अगले ट्रॉपिक लेवल खत्म। भाई वो ये देखो, अगर हम ये वाला ट्रॉपिक लेवल है कौन सा, प्राइमरी कंज्यूमर, घास खाने वाले, हर इनको सबको मार दें तो घास तो कोई खाएगा नहीं, बहुत ज्यादा उग जाएगी, और ये तो घास खाते नहीं, ये जिनको खाते थे वो खत्म हो चुके, तो ये अपने आप ही मर जाएंगे भूख से, ठीक है। ये बातें ध्यान देनी, ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, बट बात ये कि तुम इसे लिखना हो आना चाहिए, वहां पे अटकते हो बेटा, समस्या वहां है तुम्हारी। ये देखो,
द पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द प्रीवियस लेवल जो है वो क्या हो जाएगी, प्रीवियस मतलब इसमें और इसमें बढ़ जाएगी, क्योंकि ये तो खत्म हो गया ये वाला लेवल, ठीक है। और जो सक्सेसिव लेवल है वो स्टाफ का मतलब है भुखमरी से इवेंचुअली क्या हो जाएंगे, अपने आप ही मर जाएंगे। समझ गए? अब ये स्टेटमेंट लिखने का वही तो है, वहां पे तुम्हारी समस्या यहीं पे है। अब अगला सवाल हमारे पास ये दे रखा है, will the impact of removing all the organism in the trophic level be different for different trophic level के लिए अलग अलग होगा क्या? क्या can the organism of any trophic level be removed without causing any damage? ऐसा संभव है कि हम एक ट्रॉपिक लेवल के सारे ऑर्गेनिज्म को हटा दें और डैमेज ना हो? तो ऐसा संभव है नहीं। कॉन्सिक्वेंस क्या होता था, अभी बताया था मैंने तुम्हें, परिणाम, रिजल्ट। तो इसके रिजल्ट देखो, पॉपुलेशन जो ऑर्गेनिज्म की है, अब जो लेवल खत्म हुआ उससे पहले वाले की पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि जो खत्म हुआ वो उसको खाता था, वो उसको कंट्रोल करता था। इसीलिए जो जंगल का नियम है वो बड़ा सीधा नियम है। लॉयन शिकार करता है, टाइगर शिकार करता है, लेकिन वो सारे जानवरों को नहीं मारता, वो सिर्फ उतना ही मारता है जितना उसे खाना होता है। समझ में आ गई बात? अननेसेसरी वो वेस्ट नहीं करता। और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो बहुत सारे हिरन बढ़ जाएंगे, और अगर वो बहुत सारे बढ़ जाएंगे तो सारी घास खा जाएंगे, जंगल पूरे के पूरे वीरान हो जाएंगे। तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस ये कि कोई भी चीज, ठीक है, जरूरत से ज्यादा गड़बड़ करती है और जरूरत से कम हो तो भी गड़बड़ करती है, तो वो बैलेंस करना जरूरी है। और प्रकृति ने हर चीज को इस तरीके से बना रखा है कि उसको बैलेंस किया जा सकता है। यू कैन बैलेंस इट, राइट? ये सब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा आगे, ये सब चीजें तुम खुद देख सकते हो। अब आगे देखिए यहाँ पे, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, मैंने आपको बता दिया है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। जो प्रोग्रेसिव इंक्रीज, लगातार जो केमिकल इकट्ठे होते रहते हैं एक से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, उससे क्या होता है, बीमारियां बनती है, और उसी को क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहा जाता है। दिस इज रियली वेरी गुड इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। जितना ट्रॉपिक लेवल ऊपर ज्यादा होगा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो सबसे नीचे वाले में सबसे कम होती है और सबसे ऊपर वाले में सबसे ज्यादा। आगे देखो, व्हाट आर द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी जनरेट। तो प्रॉब्लम हमने बहुत सारी पढ़ी, पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से जो है बीमारियां फैलती है, उसकी वजह से लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होने लगती है, ठीक है। उसकी वजह से और भी सारी समस्याएं होती है। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक है। व्हाई इज डैमेज टू द ओजोन लेयर कॉज ऑफ कंसर्न, कि अगर ओजोन लेयर खराब हो गई तो ये बहुत सीरियस बात हो जाएगी। एंड व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज, और इसको रोकने के लिए आप क्या स्टेप ले सकते हो? तो देखो, सबसे पहले कारण बताया इन्होंने कि कॉज ऑफ कंसर्न क्यों है, तो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो इसलिए इसको बचाना बहुत जरूरी है। और स्टेप्स क्या हो सकते हैं? स्टेप आपके हो सकते हैं, लिमिटेड प्रोडक्शन ऑफ सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम से कम यूज किया जाए, मिनिमाइज यूज पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, इको फ्रेंडली हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट यूज किए गए, जिसकी वजह से किसी भी तरीके का कोई डैमेज कहीं पे ना देखने को मिले। तो ये कुछ बातें हो सकती है, और यहाँ पे ये चैप्टर अब हमारा फिनिश हो जाता है। इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर और रह गया हमारा, ठीक है। हाँ, उसको हम नेक्स्ट उसमें कंप्लीट कर